आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्ते, आज तक रेडियो है ये। 11 नवंबर बुधवार का दिन भर आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। जश्न हो रहा है बीजेपी के दफ्तरों में, पटना में भी, दिल्ली में भी। और बात करेंगे कि एग्जिट पोल्स गलत कैसे साबित हुए। वो कौन सा एक फैक्टर था जो सबसे बड़ा निकला और जिसने तेजस्वी यादव के MY समीकरण को हरा दिया। दूसरी खबर, नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ इंडस्ट्री से जुड़े नियम बनाने का काम अब भारत सरकार की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देखेगी। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि कहीं इससे सेंसरशिप को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा, सरकार कंट्रोल तो नहीं करने लगेगी वेब सीरीज और डिजिटल न्यूज़ माध्यमों को। इसे समझेंगे और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट पर। क्यों दो अनुभवी पूर्व क्रिकेटर्स को ये लगता है कि भारतीय T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए। क्या ये आइडिया बुरा है? स्प्लिट कैप्टेंसी के फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हेडलाइंस के साथ प्रतीक वाघमारे। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें पश्चिम बंगाल में दिवाली, छठ पूजा, काली पूजा के दौरान पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार दिवाली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उधर कांग्रेस में भी चुनाव परिणामों में पार्टी के खराब स्ट्राइक रेट को लेकर समीक्षा और मंथन जारी है। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से जारी सीमा विवाद के बीच अब दोनों देश चरणबद्ध तरीके से फिंगर इलाके, पेंगोंग झील क्षेत्र को खाली कर अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के लिए राजी हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ इलाके में सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए वहां पहुंच गई है। NIA कानून में संशोधन के बाद NIA अब देश के बाहर किसी भी ऐसे मामले की जांच करने के लिए सक्षम है जिसमें किसी भारतीय या भारत का हित प्रभावित हुआ हो। देश की राजधानी में कोरोना से होने वाली मौत पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली के सभी सरकारी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल देने आए लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना भी अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 512 लोगों की मौत हुई है। और अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। स्ट्रेचर, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस के भरमार हो, स्ट्रेचर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस के भरमार हो। अरे साफ करे के काहे लमट चश्मा कलन सो। मोदी के सरकार बा, एनडीए सरकार बा, गर्दा बा। लोग पूछ रहे थे कि बिहार में का बा। लोगों ने ही बता दिया है कि बिहार में एनडीए बा। और बीजेपी की इन महिला कार्यकर्ताओं की माने, जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी, तो गर्दा बा। तो इस तरीके से बीजेपी के पटना ऑफिस में एनडीए की जीत का जश्न मनाया गया। और ये जश्न सिर्फ पटना में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी एक जलसा हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे और पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। एग्जिट पोल्स बिहार चुनाव में महागठबंधन को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन वो गलत साबित हुए और जीत हुई एनडीए की। बड़ी जीत नहीं मिली, लेकिन बहुमत मिल गया। अब जानकार ये कह रहे हैं आंकड़ों के आधार पर कि एनडीए को अगर किसी ने बचाया तो वो हैं महिला वोटर्स। बड़े पैमाने पर महिला वोटर्स ने आरजेडी और कांग्रेस के बजाय बीजेपी और जेडीयू को ज्यादा चुना, ऐसा दावा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुनिए, आज दिल्ली में जब वो बधाई का केक काट रहे थे तो वो भी इसी चीज का जिक्र कर रहे थे। मतलब गांव की गरीब से गरीब जो बहनें थी, माताएं थी, वो तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों का गर्दन पकड़ लिया करती थी
कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए। हम लोग भी जब कभी जाते थे, कहीं उतर गए, शाम को फ्री हैं, कहीं गांव में चले गए, तो मैं देखता था कि पुरुष लोग अगर थोड़ा आगे आने में संकोच करते हैं कि भाई कोई देखेगा क्या है पॉलिटिकल, महिलाएं तुरंत आ जाती हैं। जज आते आते बाबू सर पे हाथ रख के दियाई दियाई दियाई, मोदी की दियाई। तो ये भोजपुरी है कि मतलब दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, उसको एक शब्द में बोल देते हैं दियाई। मैंने सैकड़ों बहनों से ये लाइन सुनी था। जब एग्जिट पोल आया तभी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल गलत सिद्ध होगा। मेरा विश्वास था कि अगर एक बहन अपने 26 दिन के बच्चे को लेकर के रैली में आ सकती है तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को, एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। इसी वजह से आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। जो यहाँ केक काटे हैं इसमें एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4। आप अपनी स्टाइल में हमेशा उनको किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तो नवरात्रि थी, महानवरात्रि की पूजा हो रही थी, और जब बिहार का रिजल्ट आया तो सामने छठ है। तो हम ये एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4 को देखते हुए यही बोलते हैं कि उगा 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 हो सूरज देव, आगे बढ़े मोरे बिहार। अरे जाग 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 हो सूरज देव, तोहरे बाटे इंतजार। पनिया में खाड़ सब बरतिया, करे बिहार बदे पुकार। तो ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने जाने पहचाने अंदाज में। और एनडीए अरसे से महिला वोटर्स को टारगेट करता आ रहा है। शराबबंदी के फैसले से लेकर पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण तक बिहार में एनडीए ने महिलाओं को हमेशा अलग से एड्रेस किया है, संबोधित किया है। अगर आप गौर से देखें तो इस बार भी नीतीश कुमार अपनी रैलियों में अक्सर महिलाओं का जिक्र करते दिखाई सुनाई देते थे। और खास करके महिलाओं के लिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, लोग महिलाओं के महत्व को समझते नहीं थे। हम तो प्रारंभ से कहते हैं पुरुष और महिला काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। लोग समझते थे महिला तो सेवा करती है, घर में रहती है, सेवा करती है, यही काम है। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। टीवी टुडे में डिप्टी एडिटर हैं नेहा चंद्रा। उन्होंने ये स्टोरी की है कि कैसे बिहार में एनडीए ने डब्ल्यू फैक्टर के जरिए, यानी विमेन फैक्टर के जरिए आरजेडी के पुराने एमवाई समीकरण को, मुस्लिम यादव समीकरण को मात दे दी। डेटा के आधार पर उन्होंने बताया है। हमने उनसे बात की। तो अंग्रेजी की कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स अ वुमन। तो वैसे ही बिहार में कहा जाता है कि जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्सेस के पीछे ये माना गया है कि हमेशा विमेन वोटर्स का हाथ रहा है। अगर आप ध्यान कीजिए तो उन्हें साइलेंट फोर्स भी कहा जाता है कि हमेशा नीतीश कुमार की जीत के पीछे कहीं ना कहीं विमेन वोटर्स का हाथ रहा है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम ये ध्यान करेंगे कि 2005 में नीतीश जी आए थे और 2005 में उन्होंने उसके आने के बाद ही उन्होंने काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, स्टेट के औरतों और लड़कियों के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, वो साइकिल वो चाहे फ्री साइकिल प्रोग्राम हो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, या आपको पंचायत में 50% कोटा हो औरतों के लिए पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में। बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। और आप इसका रिलेशन ये है कि जब वो 2005 में आए थे, इतने स्कीम्स लॉन्च किए, उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो वुमेन वोटर्स का जो टर्नआउट है वो 2010 से इम्प्रूव हो गया है। 2010 से देखा गया है कि ये जो जेंडर गैप है बिहार में, जहाँ पे औरतें उतना बाहर आके वोट नहीं करती थी, आदमी जो उनके घर के जो ये मेल मेंबर्स होते थे वो जिनको वोट करते थे वही वोट मेनली होता था। लेकिन 2010 से ये ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ, जेंडर गैप जो है वो बहुत नैरो होता गया और 2010 के ऑनवर्ड्स औरतें जो है बहुत ज्यादा नंबर्स में आके वोट की।
और उसके बाद ये ट्रेंड बनता गया। 2010 का इलेक्शन हो या 2015 का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शंस में एक चीज कॉमन रहा है। और अगर हम लोकसभा 2019 लोकसभा इलेक्शन को भी देखें तो हर में एक चीज कॉमन रहा है कि विमेन वोटर्स जो हैं उन्होंने विमेन वोटर्स ने आउट नंबर किया है मेन वोटर्स को, ज्यादा नंबर्स में आके वोट किया है। तो इस ट्रेंड को और नीतीश कुमार के सक्सेस को, इलेक्टोरल विक्ट्रीज को अगर आप एक तरह से कोलेट करें तो आप देखेंगे कि विमेन वोटर्स ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप जैसा भी कहें, नीतीश जी को सपोर्ट किया है हमेशा से। कमिंग बैक टू दिस इलेक्शन, आप देखिए इस बार 3 फेज में इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो जो 2 और जो 3, दूसरा और तीसरा फेज था, उसमें एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। ये वही फेजेज हैं जहां वुमेन ने बहुत अच्छे नंबर में वोट किया है। विमेन का जो टर्नआउट है इन दोनों फेजेज में, ये उसमें बहुत अच्छे नंबर में औरतें जो हैं वोट की हैं। नेहा, वो फैक्टर्स कौन से रहे? ये बात तो हम समझ गए कि टर्नआउट को कोलेट करें सीट वाइज रिजल्ट से तो ऐसा लगता है कि नीतीश और बीजेपी को ज़्यादा चुना महिलाओं ने, लेकिन फैक्टर्स कौन से रहे जिनकी वजह से महिलाओं का भरोसा एनडीए की ओर या नीतीश और बीजेपी की ओर ज़्यादा दिखा? इन 10 साल के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो फैक्टर्स बहुत सारे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए जो कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा और उनको एम्पावर किया। लेकिन अगर आप इस इलेक्शन की बात करें और अगर हम वो उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जो इनको पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जो हैं, बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी जो माना है, उसमें से मैं आपको 3 कारण बताऊंगी। कि पहला तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली बिहार में इम्प्रूव हुआ, जिसमें विमेन जो है वो काफी सेफ महसूस करती हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के जनरल इम्प्रूवमेंट से जो है विमेन सिक्योरिटी में भी काफी फर्क पड़ा। तो सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी बहुत ही प्राइमरी रीजन है। उसके बाद अगर हम दूसरा रीजन के बारे में बात करें तो वो एक जीविका पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम प्रोग्राम था नीतीश कुमार जी का शुरू किया हुआ। 2007 में शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, जीविका प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करती है। उसमें क्या है कि वो औरतों को कैसे सेल्फ रिलायंट बनाएं, औरतों को कैसे एम्पावर करें, इसके पीछे ये स्कीम जो है, ये प्रोग्राम जो है, इसके लिए इस डायरेक्शन में है। तो उसमें क्या है कि 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, वो इसमें रजिस्टर्ड हैं, इसके अंदर फंक्शन करती हैं। तो ये स्कीम माना जाता है कि नीतीश कुमार जी के दिल के बहुत करीब है ये स्कीम, और इससे औरतों को स्टेट में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं है। एक फ्रीडम जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया ये जीविका प्रोग्राम को। और तीसरा अगर फैक्टर मैं देखूं तो वो है जो 50% जो कोटा विमेन के लिए पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में रखा गया, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ये थी टीवी टुडे में डिप्टी एडिटर नेहा चंद्रा। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने को लेकर के हमारे देश में कोई कानून नहीं है। इसलिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव वगैरह वगैरह, अब ये फैसला हुआ है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में होंगे। यानी अब इन पर नज़र रखना, इनसे जुड़े फैसले लेना, इनसे जुड़े कुछ नियम तय करना, पॉलिसी बनाने का काम अब सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर से एक नोटिफिकेशन के जरिए ये फैसला किया गया है। अब सवाल है कि क्या इससे पहले किसी तरह का कोई रेगुलेशन OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर नहीं था? जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड पर साइन किया था। अपनी तरफ से कहा था कि ये रहे हमारे कुछ नियम जिनको हम हमेशा मानेंगे। तो ये जो कोड अपनाया था OTT प्लेटफॉर्म्स ने, इसमें 5 तरह के कंटेंट को बैन करने की बात थी कि उस तरह का कंटेंट हम नहीं बनाएंगे, जैसे डेलिबरेटली या मलिशियसली डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे नेशनल एम्बलम या फिर नेशनल फ्लैग को,
या कोई भी ऐसी विजुअल या स्टोरी लाइन नहीं प्रमोट करेंगे जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखती हो, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसका मकसद रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म करना हो, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जो टेररिज्म को सपोर्ट या प्रमोट करता हो। तो इस पर इन्होंने अपने आप साइन किए थे, पर उसमें न्यूडिटी और संवादों को लेकर के जो गाली वाले संवाद होते हैं उस तरह का कोई जिक्र नहीं था। तो इस कोड को सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था इसको मानने से। इसके बाद अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में लाया गया है। तो ये तो OTT प्लेटफॉर्म्स की बात है। इसके अलावा डिजिटल न्यूज़ माध्यम भी हैं, यानी कि जितनी भी समाचार वेबसाइट्स हैं, जितने भी समाचार देने वाले डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सब भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में होंगे। तो इसे लेकर के कई तरह की चिंताएं सोशल मीडिया पर लोग जता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट रेगुलेशन के बहाने सरकार आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं करने लगेगी, कि कहीं किसी किस्म की सेंसरशिप को बढ़ावा तो नहीं मिलने लगेगा। और बहुत लोग ये लिख रहे हैं कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाकर संस्थानों पर प्रेशर बनाया जा सकता है, या उन पर या पत्रकारों पर मुकदमे या जुर्माने बढ़ सकते हैं। तो ये चिंता की बात उनके लिए है। और दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर कहीं अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक चीज़ जो OTT को टीवी से अलग करती थी कि बिना बीप के संवाद होते थे, सीन्स में कोई ब्लर नहीं होता था, कोई सेंसरशिप उस तरह से नहीं होती थी न्यूडिटी वगैरह को लेकर के, तो वो अब नहीं रहेगी। किसी ने मजाक में लिखा है कि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में जो चचा थे उन्हें अब मुन्ना भैया परम आदरणीय चचा कहेंगे, वो नहीं कह पाएंगे जो वो पहले कह चुके हैं। तो खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन इससे जुड़ी जो गंभीर चिंताएं हैं वो अपनी जगह कितनी सही हैं या वो एग्जैजरेटेड हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं, समझने के लिए मैंने बात की विराग गुप्ता से। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और इंटरनेट रेगुलेशन और साइबर लॉज पर ही काम है, इनका अध्ययन है। मैंने उनसे बात की और पहले उनसे पूछा कि इस नए नोटिफिकेशन को वो किस तरह से देखते हैं। नहीं, देखिए, ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा कदम है, एक अच्छी शुरुआत है, और इस अच्छी शुरुआत से बहुत सारी बातें अब सामने आएंगी जिस पर डिस्कशन होगा, और उसमें किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी उसके अनुसार ये समझ में आएगा कि चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं या गलत दिशा में बढ़ रही हैं। अब इसका जो पहला पहलू ये है कि हिंदुस्तान में हम पिछले 10-15 वर्षों से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और यह पहला ऐसा आदेश है जो केंद्र सरकार के एक विभाग को इस विषय पे कार्रवाई का अधिकार देता है। इसको इस तरीके से समझें कि संविधान में अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि विभागों के बीच में, सरकार के मंत्रालयों के बीच में काम का बंटवारा होगा, जिसके लिए सन 1961 में नियम बनाए गए। उसके तहत एक नई हेडिंग डाली गई है और उसमें डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया को डाला गया है फिल्म के बाद। इसके पहले फिल्म है, और यह काम दिया गया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि इसके पहले, कल के पहले राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत करने से पहले यह विभाग किसी के पास भी नहीं था, यह काम किसी के पास भी नहीं था। और दिलचस्प बात यह, जब मैंने और रिसर्च की, कि दिलचस्प बात यह है, जैसे ई कॉमर्स है, हम सारे लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, ई कॉमर्स किसके पास है किसी को नहीं पता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री के पास है जो आपका, या इंफॉर्मेशन ये जो IT मिनिस्ट्री के पास में है, या कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास में है। इस बारे में किसी को कोई इस जो ट्रांजैक्शन रूल से समझ में नहीं आता। इसी तरीके से स्टार्टअप है या सोशल मीडिया, जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक अच्छी शुरुआत हुई है कि काम का बंटवारा हुआ है, और अब ऊपर से मंत्रालय से चीजों की नीति बननी शुरू होगी, जिससे कि एक सही तरीके की दिशा इस पूरे सेक्टर को मिलेगी। लेकिन विराग जी, इससे जुड़ी बहुत सारी चिंताएं हैं, जो सेंसरशिप से जुड़ी चिंताएं हैं। मतलब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि डिजिटल माध्यम भी अगर निगरानी के रडार में आ जाएंगे तो सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा कंटेंट पर, और सेंसरशिप बढ़ेगी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को नुकसान होगा। नहीं, देखिए, इसकी बैकग्राउंड हम समझें कि जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 तरह के मामले गए। एक मामला गया OTT के रेगुलेशन का, और दूसरा मामला गया टेलीविजन और दूसरे पत्रकारिता में हेट स्पीच का। और जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टीवी चैनलों में जो बहुत सारी बातें होती हैं उस पर अपनी चिंता जाहिर की,
तो सरकार ने बोला कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया के बारे में नीति होनी चाहिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन रूल्स में लाया गया है, ये एक बेसिकली हमारे पूरे सिस्टम की खामी को दर्शाता है कि 10 सालों से इस्तेमाल होने वाले विषय पर पहली बार हमने किसी मंत्रालय का एलोकेशन किया है, और मंत्रालय का काम नीति बनाना है। नीति बनाने के बेसिस पे जैसे जिस तरीके से भारत में प्रिंट मीडिया के रेगुलेशन के लिए प्रेस काउंसिल है, या टेलीविजन के लिए एनबीए है, एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, या फिल्मों के लिए सीबीएफसी है। पहला प्रश्न यह आएगा कि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसके नियमन के लिए किसी रेगुलेटर को बनाना पड़ेगा, वो रेगुलेटर मंत्रालय नहीं हो सकता है। जो दूसरा है उसके अच्छे पक्ष भी हैं, उसके खराब पक्ष भी हैं, कि क्या ऑनलाइन कंटेंट में सरकार की सेंसरशिप जरूरी है। तो उसमें सवाल ये आता है कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्मों से अलग है, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पीछे जो कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें क्या ज़्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर एक टेलीविज़न चैनल को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर एक अखबार को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो अगर कोई आदमी यूट्यूब चैनल खुद अगर भारत में न्यूज़ देता है या गूगल न्यूज़ देती है, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराना चाहिए। ये एक समानता के अधिकार की बात है, या तो किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए या सभी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 19 के अलावा उसकी बहुत ही उसके विस्तार से उसकी व्याख्या भी है, उसकी सीमाएं भी तय की गई हैं। उन्हीं चीज़ों को एक सोशल मीडिया में भी उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना होगा। दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में राज्यों में और केंद्र में हर जगह पे नीति की बजाय एक राजनीतिक द्वेष और प्रतिशोध से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे लोगों को अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। विराग जी, दो चीज़ें और समझना चाहते हैं कि एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या असर होगा ओटीटी का इस दायरे में आने से, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखने का तरीका टीवी से भिन्न है। वहाँ वार्निंग आती है, वहाँ हर शो में लिखा होता है कि ये किस उम्र के व्यूअर्स के लिए ये सूटेबल है देखना, लॉगिन बेस्ड व्यूअरशिप होती है उसकी। और दूसरी बात डिजिटल न्यूज़ इंडस्ट्री की है। तो इन दोनों ही माध्यमों पर किस तरह के असर पड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से पूरी हमारा भारतीय समाज और सरकारें गुजर रही हैं, जहां पर एक परंपरागत व्यवस्था है जिस पर हजारों लाखों कानून हैं, और एक नई व्यवस्था है जिस पर कोई कानून नहीं है। तो जो पुरानी व्यवस्था है वो दम तोड़ रही है, और नई व्यवस्था में जब कानून की बात आती है तो उसको चिंता होती है कि मुझे तो अभी तक कोई कानून नहीं था, मेरे ऊपर कोई कानून लागू कैसे हो। तो जो ऑनलाइन जो ओटीटी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन अगर परंपरागत पिक्चरों को सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ता है, तो इसमें सेंसर बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर एक क्रांतिकारी फैसला हो कि भारत में सेंसरशिप की व्यवस्था ही खत्म हो जाए। भारत में अखबारों के लिए, टेलीविजन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जो समानता का सिद्धांत है संविधान में, वो समानता का सिद्धांत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई होना चाहिए, और मीडिया के जो चारों प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे प्रिंट हो, चाहे टेलीविजन हो, या डिजिटल हो, और या जो इस तरीके के ओटीटी वाले जितने ऐप्स हैं वो हों, उन सारे लोगों को एक तरीके की सहूलियत मिले, एक तरीके का नियमन हो। और कंटेंट में भी अगर आप पिक्चरों में गाली गलौज अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर ओटीटी में, नेटफ्लिक्स में जो पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, उनमें गालियों को कैसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो दो तरीके के, जिसको बोलते हैं कि एक देश में दो विधान कैसे हो सकते हैं। परंपरागत व्यवस्था पर नियंत्रण को कम करना पड़ेगा, और नई व्यवस्था को नियंत्रण के दायरे में लाना दो वजहों से जरूरी है। पहला इसलिए कि इसके पीछे जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत से मुनाफा कमाती हैं। उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की भारत में व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक टेलीविजन चैनल चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो गूगल जैसी कंपनी को भारत में न्यूज़ चलाने के लिए लाइसेंस क्यों नहीं चाहिए, यूट्यूब को लाइसेंस भारत में क्यों नहीं चाहिए। तो पहले नंबर पर इन कंपनियों का भारत में नियमन आवश्यक है, और दूसरे नंबर पर ये जो इसके पीछे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उससे भारत में टैक्स मिले। और फिर तीसरे नंबर पर आता है कि इन कंपनियों के माध्यम से, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं, उनका मैं मानता हूं कि सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था ही होनी चाहिए। सरकारी सेंसरशिप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता।
आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईपीएल ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। जैसे उन नौजवानों पर बात हो रही है जो भविष्य में इंडियन क्रिकेट टीम में आ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। दूसरी बात ये हो रही है कि क्या T20 क्रिकेट में भारतीय टीम को कप्तान बदलने की ज़रूरत है। पूर्व क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, अब तो सांसद हो गए दिल्ली से, और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं माइकल वॉन। इन्होंने ये कहा है कि T20 मैचेस में कप्तानी के लिए रोहित शर्मा ज़्यादा मुफीद हैं बजाफ्ता विराट कोहली के। गौतम गंभीर ने कहा है कि कौन अच्छा कप्तान है कौन नहीं है, ये जज करने का पैरामीटर सबके लिए बराबर होना चाहिए। और रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल जीती है, जो कि ये साबित करता है कि वो सफ़ेद गेंद के खेल में बेहतर कप्तान है। मैंने बात की हमारे आज तक रेडियो के साथी मोहम्मद इकबाल से, जो खेल की खबरों पर नज़र रखते हैं। इकबाल, आईपीएल ख़त्म होते ही ये शगुफा आया है, विराट कोहली की टीम ने कोई ख़ास प्रदर्शन तो किया नहीं इस बार आईपीएल में, तो रोहित शर्मा को T20 का कप्तान बनाने के आइडिया में दम लगता है आपको? देखिए, जब एक खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन करता है और अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाता है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के सवाल आने लाजमी हैं। और विराट कोहली के ऊपर उंगली उठना भी बहुत हद तक मैं समझता हूँ जायज़ है, क्योंकि आप काफ़ी समय से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आरसीबी को, लेकिन अभी तक आप जो है एक भी खिताब दिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो बहुत ही आम बात है कि ये सवाल उठे। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या रोहित शर्मा को कैप्टन बनाएंगे तो परिस्थितियां वैसी रहेंगी, क्योंकि स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर के फिर किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह के प्लानिंग के साथ चयनकर्ता और मैनेजमेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट रहेगा कुलदीप, की किस तरीके से जो है आगे बढ़ने का विचार है। सवाल तो ये बिल्कुल जायज़ लगता है मुझे कि हाँ, रोहित शर्मा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है और टीम को खिताब दिलाया है, वाक़ई उनमें पूरी पोटेंशियल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इकबाल, एक और चीज़, गौतम गंभीर ने कहा कि हम कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, क्योंकि वो 2 बार वर्ल्ड कप जिता चुके हैं और 3 बार अपनी टीम को आईपीएल जिता चुके हैं। इसी लॉजिक से रोहित शर्मा 5 बार आईपीएल खिताब अपनी टीम को जिता चुके हैं। तो कप्तानी के मोर्चे पर रोहित शर्मा के आंकड़े कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, तो क्यों नहीं उनको मौका दिया जाए? बिल्कुल, देखिए, आंकड़े तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवर में है रोहित शर्मा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं गौतम गंभीर के इस वक्तव्य से थोड़ा-सा डिफ़र करना चाहूँगा कि आपने कितनी ट्रॉफ़ीज़ जिताई हैं या कितना आपकी टीम जो है सक्सेसफुल रही है टूर्नामेंट जीतने के मामले में, तो उस हिसाब से आपकी कैप्टेंसी को जज किया जाएगा। थोड़ा-सा मैं इस मामले में इसलिए डिफ़र करूँगा कि सौरव गांगुली का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सौरव गांगुली को भारत के सफलतम कप्तानों में से एक गिना जाता है। लेकिन आप जब उनके ट्रॉफ़ीज़ जीतने की बात करेंगे या कितने मेजर टूर्नामेंट्स उन्होंने जिताए हैं, इसकी बात करेंगे, तो शायद वहाँ पर सौरव गांगुली बहुत पिछड़ते हुए नज़र आएँगे। तो क्या आप ये कहेंगे कि सौरव गांगुली अच्छे कप्तान नहीं थे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में तो पहुँचा दिया, वर्ल्ड कप नहीं जिताया, चैंपियंस ट्रॉफ़ी नहीं जिताई। उस दरमियान आपको भी याद होगा कुलदीप कि भारत की टीम फाइनल में तो पहुँच जाती थी, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाते थे हम। तो क्या सौरव गांगुली खराब कप्तान थे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आप इस बात का काउंटर मैं खुद ही कर लेता हूँ कि शायद उस वक़्त भारतीय टीम एक ग्रूमिंग स्टेज में थी। एक ऐसी टीम बना रहे थे सौरव गांगुली, जो बड़े स्टेज पर खेलने के लिए वो नर्व्स अभी तक आया नहीं था। लेकिन गांगुली ने जो लेगेसी छोड़ी है, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कमान सँभाली, हालाँकि बीच में कुंबले, राहुल द्रविड़ भी रहे। लेकिन जब हम जनरेशन चेंज की बात करते हैं तो धोनी ने कमान सँभाली। तो धोनी ने जब कमान सँभाली तो उस वक़्त मानसिक रूप से मजबूत कैसे हुआ जाए, आँखों से आँखें मिलाकर कैसे बात की जाए, ये हमें सौरव गांगुली ने सिखा दिया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ट्रॉफीज़ जिताना या फाइनल मैचेस जिताना कप्तानी को आंकने का मेरे लिहाज से पर्सनली पैमाना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी बताइए कि रोहित की कप्तानी में आप क्या चीज़ें देखते हैं, उनके अप्रोच में क्या देखते हैं जो विराट कोहली से थोड़ा सा अलग है? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि विराट कोहली टॉस नहीं जीतते, उसको ये आता ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, देखिए, जहाँ तक रोहित शर्मा और कोहली की कप्तानी की बात है, तो रोहित शर्मा काफ़ी मैच्योर नज़र आते हैं अपने डिसीजंस को लेकर के। मैदान में जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरीके से वो टीम को
आगे बढ़ाते हैं, संचालित करते हैं पूरे मैच के दौरान, वो एक अलग कहानी के साथ, एक अलग बॉडी लैंग्वेज के साथ जाते हैं। टीम सिलेक्शन में आप उनको देखेंगे कि वो किस तरह के खिलाड़ियों को पिक करते हैं। उसी मामले में अगर हम विराट कोहली को देखें, तो थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज जो है, इतने मैचेज़ में कप्तानी करने के बावजूद भी वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। वो जो दूरदर्शिता होती है ना कुलदीप, वो दूरदर्शिता जो है वो नज़र नहीं आती विराट कोहली की कप्तानी में। बेशक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक थिंकर, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी होना अलग बात है और एक थिंकिंग कैप्टन होना एक अलग बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि विराट कोहली एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक थिंकिंग कैप्टन की जब हम बात करते हैं, तो शायद उस मामले में विराट कोहली से आगे निकल जाते हैं रोहित शर्मा। कंपोज़र बहुत ज़बरदस्त बना के रखते हैं और मैदान के अंदर जो बॉलिंग चेंजेस की भी छोटे-छोटे जो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, उस मामले में स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने के मामले में या फिर प्रोएक्टिव डिसीजन लेने के मामले में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा कहीं आगे दिखाई देते हैं विराट कोहली से। अच्छा इकबाल, स्प्लिट कैप्टनसी का विचार अपने आप में कैसा है? मतलब दुनिया भर में टीमें ये करती रही हैं कि अपनी टेस्ट टीम की कप्तानी किसी और को देती हैं और ओडीआई की किसी और को, या T20 में कम से कम बहुत सारी टीमें अलग कप्तान रखती हैं। लेकिन इस विचार के अपने फायदे नुकसान क्या हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे, जैसा मैंने पहले कहा, कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत में भी स्प्लिट कैप्टेंसी रही है, आपने याद होगा, अभी हाल-फिलहाल में ज़रूर 2-4 सालों में नहीं, लेकिन जब कैप्टन थे अनिल कुंबले टेस्ट मैचेस के, उसी दरमियान महेंद्र सिंह धोनी वनडे T20 को लीड कर रहे थे। तो एक बहुत ही म्यूचुअल सा एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ नज़र आ रहा था, क्योंकि मतलब नहीं था अनिल कुंबले को वनडे और T20 से। इतने सीनियर थे कि ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट जो है जाकर के पहुंचता था अनिल कुंबले तक। जब टेस्ट मैचेस में उतरने की बात होती थी, वही टीम के खिलाड़ी जो T20 और वनडे में होते थे, जब वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जाते थे, तो बिना किसी झिझक के अपना लीडर मानने के लिए तैयार हो जाते थे अनिल कुंबले को। लेकिन अब क्योंकि सेम जनरेशन का 2 खिलाड़ी अलग-अलग फॉर्मेट को लीड कर रहा है, ये हमारी संस्कृति में, हमारी मानसिकता में कितना फिट बैठेगा, ये डिसाइड करने वाली बात रहेगी। क्योंकि इसमें खतरा ये होता है कुलदीप, कि एक ही जनरेशन के 2 खिलाड़ी अलग-अलग टीम को लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर टीम में गुटबाजी की भी एक संभावना हो जाती है। टीम में कुछ खिलाड़ी इनसिक्योर महसूस भी करने लग जाते हैं कि यार, मैं रोहित शर्मा के करीब जाता हूँ तो विराट कोहली को ये बुरी बात ना लग जाए, या कोहली के करीब जाता हूँ तो रोहित को बुरी ना लग जाए बात। तो ये इस चीज़ के लिए कितने खिलाड़ी मानसिक तौर पर तैयार हैं और कितने मैच्योर हैं इस स्प्लिट कैप्टेंसी को आगे ले जाने के लिए, ये बहुत हद तक इस डिसीजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये थे आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल। तो आज तक रेडियो पर आज का दिन भर यहीं ख़त्म करने का समय आ गया है। इसकी साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। लेकिन ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं, ये वाला कैसा लगा। हमें ईमेल करके आप अपनी राय बता सकते हैं। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, radio@aajtak.com। हम तक पहुंचने के कई तरीके हैं, 10 तरीके हैं। पहला सबसे आसान, गूगल पर आप आज तक रेडियो लिखिए और आप हम तक आ जाएंगे। वरना आज तक की मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप हमें सुन सकते हैं। उसके अलावा गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, कास्ट बॉक्स, पॉडचेजर, जितने भी ये ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, हब हॉपर, स्टोरी टेल, इन सब पर हम मौजूद हैं। वहाँ आप हमें सुन सकते हैं। आज तक रेडियो आप वहाँ के सर्च बॉक्स में अगर टाइप करेंगे तो आप हम तक पहुँच जाएंगे। यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जहाँ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जहाँ सुविधा हो वहाँ हमें सुनिए। अपना ख्याल रखिए। त्योहार का समय है, इसलिए कोरोना वायरस से खुद को और ज़्यादा बचाए रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा सावधानियाँ रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।